वाह, मेरे पास अभी शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बोलना है। आपके प्यार और हौसला के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, मैं हमेशा अपनी बात की शुरुआत एक डिस्क्लेमर के साथ करती हूँ, और वह डिस्क्लेमर यह है कि मैंने कभी खुद को मोटिवेशनल स्पीकर होने का दावा नहीं किया। हाँ, मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं खुद को एक कहानीकार के रूप में ज्यादा महसूस करती हूँ, क्योंकि जहाँ भी जाती हूँ वहाँ एक कहानी साझा करती हूँ। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसकी पूरी तरह से अपूर्ण जिंदगी ने उसे आज वह बनाया जो वह है। यह उस महिला की कहानी है जिसने अपने सपनों और आकांक्षाओं की खोज में अन्य लोगों को यह महसूस कराया कि अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी कठिन है और आप हार मान रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि जिंदगी आपके साथ अन्याय कर रही है, तो एक बार फिर से सोचिए। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप खुद के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे होते हैं। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि कभी-कभी समस्याएं बहुत बड़ी नहीं होती, हम बहुत छोटे होते हैं क्योंकि हम उन्हें संभाल नहीं पाते। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने समय के साथ महसूस किया कि असली खुशी सफलता, पैसा, प्रसिद्धि में नहीं है, यह अंदर है। असली खुशी कृतज्ञता में है। इसलिए मैं यहाँ हूँ और मैं उस महिला की कहानी साझा करने जा रही हूँ। यह मेरी कहानी है, कृतज्ञता की कहानी। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम सभी से प्यार करता हूँ। मुझे शब्दों की ताकत पर विश्वास है। बहुत से लोग सोचने से पहले बोलते हैं, लेकिन मुझे शब्दों की कीमत मालूम है। शब्द तुम्हें बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। वे तुम्हारी आत्मा को ठीक कर सकते हैं। वे तुम्हें हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपनी जिंदगी में सकारात्मक शब्दों का उपयोग करने की कोशिश करती हूँ जहां भी जाती हूँ। वे इसे एडवर्सिटी, विपत्ति कहते हैं, मैं इसे अवसर कहती हूँ। वे इसे कमजोरी कहते हैं, मैं इसे ताकत कहती हूँ। वे मुझे डिसेबल्ड कहते हैं, मैं खुद को डिफरेंटली एबल्ड कहती हूँ। वे मेरी डिसेबिलिटी को देखते हैं, मैं अपनी एबिलिटी को देखती हूँ। कुछ घटनाएं होती हैं जो आपकी जिंदगी में घटती हैं, और वे घटनाएं इतनी मजबूत होती हैं कि वे आपका डीएनए बदल देती हैं। वे घटनाएं या एक्सीडेंट्स इतनी ताकतवर होती हैं कि वे आपको शारीरिक रूप से तोड़ देती हैं। वे आपके शरीर को विकृत कर देती हैं, लेकिन वे आपकी आत्मा को रूपांतरित कर देती हैं। वो घटनाएं आपको तोड़ देती हैं, आपको विकृत कर देती हैं, लेकिन वे आपको आपके सबसे अच्छे रूप में ढाल देती हैं। और ठीक यही मेरे साथ हुआ, और मैं जो कुछ भी हुआ उसे आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई, और ये बात मैं पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर रही हूँ। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई। मैं एक बहुत ही पारंपरिक परिवार से हूँ, एक बलूच परिवार से, जहाँ अच्छी बेटियाँ कभी अपने माता पिता से न नहीं कहती। मेरे पिता चाहते थे कि मैं शादी करूं, और मैंने बस इतना कहा, अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो मैं हाँ कहूंगी। और जाहिर है वह कभी खुशहाल शादी नहीं रही। शादी के 2 साल बाद, लगभग 9 साल पहले, मुझे एक कार एक्सीडेंट हुआ। किसी तरह मेरे पति सो गए और कार खाई में गिर गई। वह कूदकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए और खुद को बचा लिया। मैं उनके लिए खुश हूँ, लेकिन मैं कार के अंदर ही रह गई और मुझे बहुत सारी चोटें आईं। सूची थोड़ी लंबी है, डरिए मत। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दाहिनी बांह की रेडियस और उल्ना हड्डियां टूट गई थीं। कलाई, कंधे, हड्डी और कॉलर बोन भी टूटे थे। मेरी पूरी पसलियां टूट गई थीं, और पसलियों की चोट के कारण मेरे फेफड़े और जिगर भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने पेशाब और मलत्याग पर नियंत्रण खो दिया था, इसलिए मुझे कहीं भी जाने पर बैग पहनना पड़ता है। लेकिन वह चोट जिसने मुझे और मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और मेरी जीवन जीने की सोच को बदल दिया, वह थी स्पाइन की चोट। मेरी रीढ़ की 3 हड्डियां पूरी तरह से कुचल गई थीं और मैं बाकी जिंदगी के लिए पैरालाइज्ड हो गई। तो यह एक्सीडेंट एक दूर दराज इलाके में हुआ, एक बहुत छोटे प्रांत बलूचिस्तान के बाहरी इलाके में, जहां कोई प्राथमिक चिकित्सा, कोई अस्पताल, कोई एम्बुलेंस नहीं थी। मैं उस पलटी हुई कार में कहीं से भी दूर थी। कई लोग मेरी मदद के लिए आए, उन्होंने मुझे सीपीआर दी, मुझे कार से बाहर निकाला, और जब वे मुझे बाहर खींच रहे थे, मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से कट गई। अब एक बहस चल रही थी, क्या हम इसे यहाँ रखें? ये मरने वाली है, कहाँ जाएं? एम्बुलेंस तो है नहीं। वहीं सड़क के एक कोने में एक 4 पहिया जीप खड़ी थी। उन्होंने कहा, उसे जीप के पिछले हिस्से में डालो और 3 घंटे दूर अस्पताल ले जाओ। और मुझे अभी भी वह उबड़ खाबड़ सफर याद है।
मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे जीप के पिछले हिस्से में फेंक दिया और मुझे अस्पताल ले जाया गया। वहीं मुझे एहसास हुआ कि मेरा आधा शरीर टूट चुका था और आधा पैरालाइज्ड था। अंततः मैं एक अस्पताल पहुंची, जहां मैं 2 महीने और 10 दिन तक रही। मैंने कई सर्जरीज करवाई। डॉक्टरों ने मेरी बांह में बहुत सारा टाइटेनियम डाला, मेरी पीठ में भी बहुत सारा टाइटेनियम डाला गया ताकि मेरी पीठ ठीक हो सके। इसीलिए पाकिस्तान में लोग मुझे पाकिस्तान की आयरन लेडी कहते हैं। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि यह सब फिर से बताना मेरे लिए कितना आसान है। और किसी ने सही कहा है कि जब आप अपनी कहानी साझा करते हैं और वह आपको रोने नहीं देती, तो इसका मतलब है कि आपने ठीक हो लिया है। वो 2 महीने और 10 दिन अस्पताल में बहुत भयानक थे। मैं आपको प्रेरित करने के लिए कोई झूठी कहानियां नहीं बनाऊंगी। मैं निराशा के कगार पर थी। एक दिन डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने कहा, सुना है कि तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन तुम एक हाउसवाइफ बन गई। मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है, तुम फिर कभी पेंट नहीं कर सकोगी क्योंकि तुम्हारी कलाई और बांह इतनी विकृत हो चुकी हैं कि तुम कभी पेन भी नहीं पकड़ पाओगी। और मैं चुप रही। अगले दिन डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने कहा, तुम्हारी स्पाइन की चोट इतनी गंभीर है कि तुम फिर कभी चल नहीं पाओगी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। फिर डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, तुम्हारी स्पाइन की चोट और जो फिक्सेशन तुम्हारी पीठ में किया गया है, उसकी वजह से तुम फिर कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकोगी। उस दिन मैं पूरी तरह से टूट गई। मुझे अभी भी याद है, मैंने अपनी माँ से पूछा, क्यों मैं? और यहीं से मैंने अपनी मौजूदगी पर सवाल करना शुरू किया। मैं जिंदा क्यों हूँ? जीने का क्या मतलब है? मैं चल नहीं सकती, मैं पेंट नहीं कर सकती, ठीक है, मैं माँ भी नहीं बन सकती। और हमारे दिमाग में ये सोच होती है, खासकर हम महिलाओं की, कि बिना बच्चों के हम अधूरी हैं। मैं अपने पूरे जीवन के लिए एक अधूरी महिला बनने वाली हूँ। तो इसका क्या मतलब है? लोग डरते हैं, वे सोचते हैं कि मेरा तलाक हो जाएगा, मेरे साथ क्या होगा, क्यों मैं जिंदा क्यों हूँ? हम सभी इस सुरंग का पीछा करते रहते हैं। हम सभी ऐसा करते हैं क्योंकि हम सुरंग के अंत में एक रोशनी देखते हैं जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी स्थिति में एक सुरंग थी जिसे मुझे पार करना था, लेकिन वहाँ कोई रोशनी नहीं थी। और वहीं मुझे यह एहसास हुआ कि शब्दों में आत्मा को ठीक करने की शक्ति होती है। मेरी माँ ने मुझसे कहा, यह भी गुजर जाएगा, भगवान का तुम्हारे लिए एक बड़ा प्लान है। मुझे नहीं पता वह क्या है, लेकिन वह जरूर है। और उस सभी दर्द और दुख में किसी तरह वे शब्द इतने जादुई थे कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। मैं हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रही थी। उस दर्द को छुपाना बहुत मुश्किल था जो अंदर था, लेकिन मुझे यह बस पता था कि अगर मैं हार मान लूंगी तो मेरी माँ और मेरे भाई भी हार मान लेंगे। मैं उन्हें मेरे साथ रोते हुए नहीं देख सकती थी। तो जो चीज़ मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, वह थी, एक दिन मैंने अपने भाइयों से पूछा, मुझे पता है कि मेरी हाथ विकृत है, लेकिन मुझे इन सफ़ेद दीवारों को देखने से थक चुकी हूँ और ये सफ़ेद स्क्रब्स पहनने से भी मैं इससे थक चुकी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में और रंग लाना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे कुछ रंग लाओ, मुझे एक छोटा कैनवास लाओ, मैं पेंट करना चाहती हूँ। तो मेरी पहली पेंटिंग मैंने अपनी मौत के बिस्तर पर बनाई, जहाँ मैंने पहली बार पेंट किया। ये सिर्फ एक कला का टुकड़ा या मेरी पैशन नहीं थी, ये मेरी थेरेपी थी। क्या अद्भुत थेरेपी थी यह। एक भी शब्द बोले बिना मैं अपने दिल को बाहर पेंट कर सकती थी। मैं अपनी कहानी बता सकती थी। लोग आते और कहते, क्या खूबसूरत पेंटिंग है, कितने रंग हैं इसमें, लेकिन कोई भी उसमें छिपा हुआ दुख नहीं देख सकता था। सिर्फ मैं देख सकती थी। इस तरह मैंने अपने अस्पताल के 2 और आधे महीने बिताए, रोते हुए, लेकिन कभी शिकायत या गिला किए बिना, बस पेंटिंग करते हुए। फिर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली और मैं घर वापस चली गई। घर पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी पीठ और हिप बोन पर काफी प्रेशर अल्सर हो गए थे। मैं बैठने में सक्षम नहीं थी। मेरे शरीर में कई संक्रमण थे, बहुत सारी एलर्जी थी। तो डॉक्टरों ने मुझे सीधे बिस्तर पर लेटे रहने के लिए कहा था, ना कि 6 महीने के लिए, ना कि 1 साल के लिए, बल्कि 2 साल तक। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, उस एक कमरे में बंद, खिड़की से बाहर देखती और चिड़ियों की चहचहाहट सुनती और सोचती, शायद वह समय आएगा जब हम अपने परिवार के साथ बाहर जाएंगे और प्रकृति का आनंद लेंगे। वह समय था जब मैंने यह महसूस किया कि लोग कितने भाग्यशाली होते हैं, लेकिन वे इसका एहसास नहीं करते। वह समय था जब मैंने यह ठान लिया कि जिस दिन मैं बैठ सकूंगी, उस दिन मैं यह दर्द सबके साथ साझा करूंगी, ताकि उन्हें एहसास हो सके कि वे कितने आशीर्वादित हैं और वे खुद को कभी भाग्यशाली नहीं मानते। आपके जीवन में हमेशा कुछ मोड़ होते हैं।
वह एक पुनर्जन्म दिवस था जिसे मैंने 2 साल और 2 महीने के बाद मनाया, जब मैं व्हीलचेयर पर बैठने में सक्षम हो गई। ये वह दिन था जब मेरा पुनर्जन्म हुआ। मैं एक पूरी तरह से अलग इंसान बन गई थी। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार व्हीलचेयर पर बैठी, ये जानते हुए कि मैं इसे कभी छोड़ नहीं पाऊंगी, ये जानते हुए कि मैं अपने जीवन के बाकी हिस्से में चल नहीं पाऊंगी। मैंने खुद को आईने में देखा और खुद से बात की, और मुझे अभी भी याद है मैंने क्या कहा। मैं एक चमत्कारी घटना का इंतजार नहीं कर सकती जो मुझे चलने के लिए बना दे। मैं कमरे के कोने में बैठकर नहीं रो सकती, नहीं खिचक सकती और दया की भीख नहीं मांग सकती, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। तो मुझे खुद को जैसा हूँ वैसा स्वीकार करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। फिर मैंने पहली बार लिप कलर लगाया और फिर उसे हटा दिया, और मैंने रोते हुए कहा, मैं क्या कर रही हूँ? व्हीलचेयर पर बैठा व्यक्ति यह नहीं करता, लोग क्या कहेंगे? फिर मैंने इसे साफ किया और फिर से लगाया। इस बार मैंने इसे अपने लिए लगाया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अंदर से सही महसूस करूं। और उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी अपने लिए जीऊंगी। मैं किसी के लिए वो परफेक्ट इंसान नहीं बनने वाली हूँ। मैं बस इस पल को लूंगी और इसे अपने लिए परफेक्ट बनाऊंगी। और आप जानते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। उस दिन मैंने तय किया कि मैं अपने डर से लड़ूंगी। हमारे सभी के पास डर होते हैं, अनजान का डर, जाने पहचाने का डर, लोगों को खोने का डर, सेहत और पैसे को खोने का डर। हम करियर में सफलता पाना चाहते हैं, हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, हम हमेशा डरते रहते हैं। तो मैंने उन सभी डर को एक एक करके लिखा और मैंने फैसला किया कि मैं इन डर से एक एक करके पार करूंगी। आप जानते हैं मेरा सबसे बड़ा डर क्या था? तलाक। मैं इस शब्द को सहन नहीं कर पा रही थी। मैं कोशिश कर रही थी,